अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स कमेटी इजलास की। तो नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। तमाम सूबों के वज़रा आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी इस इजलास में शिरकत की और इस इजलास में इंसदादी दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जी बिल्कुल। और एपेक्स कमेटी इजलास में सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर किया गया। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात के हवाले से और वजूहात का जायज़ा लिया गया और शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया गया। इसके साथ साथ एपेक्स कमेटी इजलास में मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PTI के 24 नवंबर के एहतजाज को भी एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू का हिस्सा बनाने का फैसला कर रखा है। तो अमन अमान की सूरत हाल के ये एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा आजकल के हालात देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं इस इजलास को, कितनी अहम है ये एपेक्स कमेटी का जो इजलास है? इम्पोर्टेंट जी। अनफॉर्चुनेटली कल जो है वज़ीर आज़म साहब की तबीयत नासाज हो गई थी, प्रॉब्ली ही इज अंडर द वेदर, और जिसकी वजह से डिले हो गया। लेकिन देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो इंटरनल डायनामिक्स है उनको भी जरा मद्देनजर रखना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो सिक्योरिटी मैटर्स, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो नई तरीके से इवॉल्व हो रही है उसको भी हमने माइंड में रखना होता है। तो दोनों चीज़ों को अगर हम रखें एजेंडा पे, जैसे गंडापुर कह रहे हैं, अली मीन गंडापुर कह रहा है कि जनाब इसको भी कमेटी के इजलास में रखा जाए, तो अगर इसको रख लें तो मेरे ख्याल में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नो हार्म इन इट। तो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं हमारे, और जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो यहाँ पे जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज को चैलेंज कर रही हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं, आई वुड से वो उसको भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये कॉल जो है 24 नवंबर वाली, इसको भी माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो जितनी दूसरे मुल्क की एजेंसीज होती हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज होती हैं, वो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर क्रिएट करने की, ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर किया करती हैं। सो ये सब चीज़ें अगर ज़हन में रख ली जाए और सब चीज़ें डिस्कस कर ली जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। And I personally think that we are growing up. We are in a stage. We are at a stage that we should think out of the box, and we should make decisions which are out of the box. अच्छा राना साहब, बिलाशुबा ये बहुत अहम इजलास है इस लिहाज से भी क्योंकि चारों वज़रा आला भी इस इजलास में मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म ख़ुद इस इजलास में होते हैं और सर्विसेज चीफ्स होते हैं, IB और ISI के चीफ भी इसमें होते हैं। तो एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जानिब चंद ही रोज़ बाद 24 नवंबर होगा और इसी इजलास में शिरकत किए हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए आएंगे। आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे अली बिन गंडापुर कह रहा है कि जनाब इसको भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, 24 नवंबर के मार्च को भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इसको एजेंडे का हिस्सा बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें डिस्कस हो, सबके सामने डिस्कस हो, और इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसके इफ्स एंड बट्स जो हैं, अगर ये सबके सामने डिस्कस हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट वी आर ग्रोइंग अप, वी शुड ग्रो अप, और हमारी थिंकिंग जो है, हमारी अप्रोच जो है टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरीके से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर हम देखें इंटरनल सिक्योरिटी अपने हालात को, जो कि यहाँ पे कोई इतने अच्छे नहीं नजर आते, क्योंकि यहाँ पे हर एक अपना एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रहा है। हर हॉस्टाइल कंट्री, हर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट जो है वो यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो सब चीजें अगर सामने ले डाउन कर दी जाए सबके सामने, जो पीपल हु डू बेटर, और उनके सामने डिस्कस हो जाए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। बिल्कुल, आपने अच्छा नुक्ता उठाया राना मुबश्शिर साहब के मुल्की मुफाद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक
टेबल पे बैठे हैं और मसाइल का हल भी बातचीत से ही मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अहम मुशावरत भी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर बानी PTI के पास किसका पैगाम लेकर गए और उनका मज़ीद क्या कहना था ये भी देख लेते हैं। की बात है उन तमाम पख्तून मेरे बहन भाइयों के लिए कि जिनके वसाइल जो उनकी तालीम सेहत के ऊपर लगने चाहिए, जो वक्त उस वज़ीर आला का अपने सूबे की आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो दहशतगर्दों की या तो सरपरस्ती के लिए या आजकल जो हमारी बापर्दा गैर सियासी खातून है बुशरा बेगम साहिबा, उनकी मेहमानदारी के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वो एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वो जो है वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। और आज तो एक ये आप सबूत देख रहे हैं कि वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही हैं। वो कह रही है हर MPA जो है वो 5000 बंदा लेके आएगा और MNA जो है वो 10,000 बंदा लेके आएगा। अस्मा बुखारी ने क्या कहा आपने सुना, और उन्होंने कहा जी रिमोट कंट्रोल के जरिए जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चलाया जा रहा था। इसी तरह सेनेटर फैसल वावडा ने भी कहा है कि मुल्की मामलात और सियासत में अमेरिका की मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी देख लेते हैं। ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेटेड अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की क़यादत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है सब KPK में बैठे हुए। और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं या चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध लिया है? भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। और अभी आप 24 को फिर देख लेंगे। और दूसरी तरफ PTI ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धावा बोलने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब कर ली है। रास्तों की बंदिश के खदशात के पेश नज़र PTI ने 10,000 से ज़ायद कारकुनों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंचा भी दिया है। और PTI क़यादत ने अपने तमाम MPAs और MNAs को अपने हल्कों से मुतहर्रिक कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी थी। PTI ज़राए का ये कहना है कि इस बार बानी PTI को निकालने की कोशिश करेंगे और इसका तहिया भी हमने कर रखा है। मैंडेट वापस लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। PTI के सूबाई तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कंटेनर्स अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुँचेगा जो मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएगा। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो है अपने काफिले लेकर गए थे और डटे रहे थे और बड़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टांस भी लिया था। इस पर मजीद उनका क्या कहना था? इत्तलात सिंध शर्जीना मेमन ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है। वो भी इस मौजू पर उन्होंने बात की। उनका कहना है कि PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। ये टोला चाहता है मईशत का पहिया ना चले, उन्हें मुल्क की तरक्की हासिल नहीं हो रही। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये वही ग्रुप है PTI का जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। इस स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के ज़ोर पर और बदमाशी के ज़ोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ बेवकूफ़ी है। कल को फिर जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी हथियार हाथ में उठा के और वो भी स्टेट से अपनी बातें मनवाना शुरू कर दें, तो ये मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। यासिर, कहिएगा क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है PTI और 24 नवंबर के लिए कैसी तैयारियां हैं? कौन कौन कितने काफिले लेकर रवां दवा होगा एहतजाज के लिए? जी देखिए, 4 दिन गुजर चुके हैं और वज़ीर आला हाउस पेशावर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बिल्कुल भरा हुआ है। पंजाब की क़यादत भी यहीं पर मौजूद है, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत भी मौजूद हैं, सनम जावेद भी यहीं पर मौजूद हैं, बुशरा बीवी भी यहीं पर मौजूद हैं। तो इजलास जो है वो तो हो रहे हैं और आपस में जो मशावरती मामलात हैं उसकी प्लानिंग भी की जा रही है। स्पेशली जो इस बार 24 नवंबर यानी वज़ीर आला हर अपने कारकुन या अपने इजलास में कहते हैं डू और डाई, तो वो जब ये कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि वाकई फाइनल कॉल जो है बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तरफ से दिखाई दे रही है।
اور اب انہوں نے روٹس کے حوالے سے جو ہے کہاں کہاں سے نکلنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے اس کی جو ہے اس پر بھی پلان اے بی اور سی ترتیب دیا جا رہا ہے. ابتدائی طور پر تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پشاور سے قافلوں کی سربراہی کریں گے. ان کے بھائی جو ہے فیصل امین گنڈاپور وہ ڈی آئی خان سے ساؤتھ ریجن یعنی شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، میران شاہ، بنو، ڈی آئی خان اور تمام جو یہاں سے قافلے نکلیں گے وہ سی پیک کے راستے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف پہنچیں گے، یعنی سنجرانی کے قریب جو ٹول پلازا ہے اسلام آباد کے قریب جو لگتا ہے. یاسر آپ یہ بتائیے گا، سوال کافی دنوں سے یہی کھڑا ہو رہا تھا کہ اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید بشرا بی بی اس احتجاج کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اختلافات کی باتیں بھی ہو رہی تھیں. تو اس وقت احتجاج کو لیڈ کون کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں احتجاج کو تو آبویسلی یہاں پر صوبائی لیول پر علی امین گنڈاپور ہی کریں گے، لیکن آپ دیکھیں ہم نے 3 دن پہلے یہ سٹوری بھی دی تھی رات کو، جب بشرا بی بی نے پہلی بار پنجاب کے عہدیداروں سے اور ارکان پنجاب اسمبلی سے جب خطاب کیا پردے کے پیچھے بیٹھ کر مائک کے ذریعے، تو انہوں نے پہلے تو صاف یہ کلیئر کیا کہ وہ ایک سیاسی خاتون نہیں، لیکن وہ صرف اور صرف بانی تحریک انصاف کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے جا رہی ہیں آپ کارکنوں تک. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک بانی تحریک انصاف رہا نہیں ہوتے اب وہ ان معاملات میں آن فرنٹ بھی رہیں گی. یہ انہوں نے خطاب میں یہ بھی کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن وہ رہا ہوئے تو وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گی. لیکن انہوں نے پلاننگ اپنی تمام جو ہے وہ شیئر کی، اور اسپیشلی جو پنجاب کے جو عہدیدار تھے اور کارکن تھے انہوں نے کافی تحفظات بھی اپنے بشرا بی بی کے سامنے رکھے. ان میں سب سے زیادہ جو ان کی جو شکایات تھیں اس میں یہی تھا کہ جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے کچھ پارٹی اقدامات نہیں اٹھاتی. انہوں نے مرکزی قیادت کو زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ بنایا تھا، کیونکہ مرکزی قیادت جو ہے جب کارکن یا عہدیدار گرفتار ہوتا ہے تو ان کی رہائی کے لیے پھر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. اسی کے ساتھ ساتھ کے پی کے بھی جو ہے کارکنوں نے انہی تحفظات کا اظہار کیا کہ اخراجات ہماری پارٹی کے جو ہے وہ اب ہم خود اپنی جیب سے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی سامنے آئیں، لیکن بشرا بی بی کا بھی سہارا اس وقت مرکزی قیادت نے اسی بنیاد پر لیا ہے کہ وہ آئے روز جو ویکلی احتجاج کیے جا رہے تھے، کبھی سوابی میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی یاسر یہ تو ٹھیک ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے؟ کوئی کارکنان لانے کے حوالے سے کتنے کارکنان لائے جائیں گے تو سیٹ ملے گی، اس حوالے سے بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ اس احتجاج کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، کیا مطالبات ہیں جو منوانا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو بیسیکلی ان کے جو مطالبات وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ انہوں نے کہا ہوا ہے، تمام بے گناہ جو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے وہ اس کا انہوں نے مطالبات میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، مینڈیٹ کی واپسی ہے اور ساتھ ساتھ جمہوریت اور آئین کی بحالی ہے. بیسیکلی یہ تو ہے ہی ہے، لیکن بانی تحریک انصاف کی رہائی ہی ان کا یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے، اور وہ کرتے ہی آ رہے ہیں کہ اب جب تک وہ رہا نہیں ہوں گے یا ان کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے. اچھا یاسر یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں ویکلی بیسس پر بھی یہ احتجاج ہوتے رہے، یہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے پچھلے پی ٹی آئی کے احتجاجوں سے کتنا مختلف ہوگا اور کیسے مختلف ہوگا اس دفعہ؟ دیکھیں اگر مختلف ہوا تو وہ 2014 جیسا دھرنا ہونا چاہیے جو کے پی پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان، بلوچستان سے لوگ آئے تھے. اگر اس قسم کی تعداد ان میں سے 50% بھی آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اسلام آباد میں اپنا دھرنا دینے میں کامیاب ہوں گے. دیکھنا پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ وہ ڈی چوک میں ہی دھرنا دیں گے، تیاریاں مکمل ہیں. دیکھیں آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پھر وہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے لیے بھی گئے. تو اس دوران جو ہے وزیر اعلیٰ نے صرف ایک شخصیت سے رابطہ کیا ہے، وہ بشرا بی بی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. یہ ہماری سٹوری ہے، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے رابطے میں صرف 1.5 منٹ سے بات کی ہے، یعنی کوئی بانی تحریک انصاف کا پیغام بشرا بی بی کو پہنچایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں سے کوئی سی ایم این ایکس سی میں کال کی گئی ہے، ان سے 1.5 منٹ بات کی گئی ہے. تو بانی تحریک انصاف بھی یقیناً اپنی اہلیہ کو ان تمام جو یہ نازک حالات ہیں میں باقاعدہ استعمال اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ ان کی سیکنڈر ہیں، ان کی وائف ہیں. اور یہی بات بشرا بی بی کرتی ہیں کہ میں ان کی وائف ہوں. جیسے وہ آپ لوگوں کے لیڈر ہیں، اپنے کارکنوں یا عہدیداروں کو کہتی ہیں، ویسے میرے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی ہیں. تو اس دن انہوں نے جو خطاب کیا تقریباً 40 منٹ کا یہ خطاب تھا، اور کل بھی انہوں نے خطاب کیا، پرسوں بھی انہوں نے خطاب کیا. 3 دن سے
मुसलसल बुशरा बीबी ने कहा कि मैं उनकी बीवी हूँ और जैसे ही वो बाकियों के लीडर हैं मेरे भी सियासी लीडर ही हैं। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन अब देखना है कि विफाक की क्या हिकमत अमली इस पर होती है और पीटीआई जो है तहजाज करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं 24 नवंबर के लिए, और पीटीआई किस दफ़ा क्या हिकमत अमली होती है और क्या इस दफ़ा वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, इस पर भी हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला डायलिसिस के मरीजों को बड़ी माली मदद फराहम करने के लिए 8 अरब रुपए के मंसूबे चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। और गुर्दे से मुताल्लिक बीमारी पाकिस्तान में मौत की 12वीं बड़ी वजह है और मुल्क भर में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद गुर्दे की बीमारी से मुतासर होते हैं, जबकि पंजाब में हर साल 30,000 से ज़ायद अफराद गुर्दों के डायलिसिस के अमल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस बीमारी के शिकार, मजबूर और माली मुश्किलात से दो चार हर मरीज़ को चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के तहत सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान में डायलिसिस मरीज़ों में एड्स फैलने के वाक़े पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट भी तलब की है। मरियम नवाज ने कहा है कि डायलिसिस के मरीज़ों में एड्स फैलना अफसोसनाक है, शर्मनाक है। ये फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा भी मौजूद है ज़ैनब शहबाज। ज़ैनब, कहिएगा तो इस मंसूबे का कब से आगाज़ हो जाएगा, कब से मरीज़ जो हैं इस जो मंसूबे से फ़ायदा ले सकेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इलाज ही बहुत महंगा है। अगर मसवत तबके की बात करें या गरीब लोगों की बात करें तो वो डायलिसिस का इलाज नहीं करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा। इसीलिए इसी के पेश नज़र जो है वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दी है। देखिए अभी तो मंजूरी दी है, इसके बाद जो है बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले आपने भी जिक्र किया कि मुल्तान में एक बड़ा वाक़या पेश आया जिसकी पेश नज़र 25 मरीजों में जो है वो एड्स वायरस की मुंतकिल होने की तस्दीक की गई। इसकी जो रिपोर्ट है वो भी सेक्रेटरी हेल्थ को जमा करवाई गई, जिसमें जो हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया। इसके साथ ही जब जैसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इस सब का पता चला तो उन्होंने इस चीज का वाकई का नोटिस लेते हुए अगले 24 घंटों में एक तो रिपोर्ट तलब की और साथ ही साथ उन्होंने एक प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जो कि चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम होगा। इसके साथ जो है इसका मकसद जो बाकायदा तौर पे है वो गुर्दे की जो दायमी बीमारी है CKD, उसके बढ़ते हुए वाकयात से निमटना है। गुर्दे से मुतल्लिका बीमारी पाकिस्तान में जो है वो मौत की 12वीं बड़ी वजह भी है और हमारे पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर ये बीमारी बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में 2 करोड़ और 20 लाख के ज़ायद अफराद जो गुर्दे की बीमारी में मुतासिर हैं, उससे जो है हर साल 30,000 जो ज़ायद से अफराद गुर्दों के डायलिसिस के अमल से गुजरते भी हैं। इसके शिकार जो माली और मुश्किलात से 2-4 मरीज हैं वो जो है इलाज नहीं करा सकते, तो इसी के पेश नज़र जो है वो चीफ मिनिस्टर ने ये भी बताएगा इस मंसूबे से क्या क्या सहूलियात मिलेंगी मरीजों को, क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं मरीज? सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी एक सहूलत है कि जो लोग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल गरीब मरीज हैं, जैसे बात करें मसवत तबके की, जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो लोग इलाज बिल्कुल करवा ही नहीं सकते हैं, ये बहुत एक महंगा इलाज है। तो चीफ मिनिस्टर जब डायलिसिस प्रोग्राम का आगाज़ होगा तो इसके तहत जो सालाना 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी कि जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपना 10 लाख तक का लाख रुपए तक के जो अमाउंट है उसको यूज़ करते हुए अपने जितने भी डायलिसिस हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। उस सूरत हाल में तो मुल्तान में जो डायलिसिस हैं उसके अब दिन ब दिन जो है वो एड्स का फैलने के वाकयात भी पेश आती है। मुल्तान में एक बड़ा वाकया मैंने पहले भी बताया हुआ, तो इसी के पेश नज़र जो है वो फिलहाल ये 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत फराहम की गई है। इसके बाद जो ज़ैनब ये तो अच्छा एक मंसूबा है, लेकिन सरकारी तौर पर तो उन लोगों का भी तो इलाज ही चल रहा था, डायलिसिस हो रहे थे जो कि मुल्तान में हुए और उसके बाद उनमें 25 लोगों में एड्स की तशखीस जो है वो हो गई। वो बड़ा अंधोनाक एक वाकया है, उस पर क्या अभी तक अपडेट्स है और कार्रवाई का आगाज़ कब से होगा? वाकई बहुत बड़ा वाकया है ये। अभी तक तो जो है जब ये वाकया सामने आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही नहीं पता था कि एड्स की मुंतकिली की वजह क्या है बेसिकली, लेकिन बाद में जब वो मशीनरी का वाकया पेश आया और पता चला कि इसी के डायलिसिस जो है वो जिस यूनिट से किए जा रहे थे उसी यूनिट को बगैर जो है वो सैनिटाइज किए अगले मरीजों में जो है वो इसी तरह से डायलिसिस किए जा रहे थे। केयर की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर देखा जाता है कि तो सहूलियात की बहुत ज्यादा कमी है, उसके अलावा एक देखा जाता है कि ध्यान नहीं दिया जाता अमूमी तौर पर, सहूलियात की बहुत कमी है। ज़ैनब शहबाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी। और
اس مغازے کا گیا اور ہوپفلی تمام مریض جو ہیں وہ اب اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ایک اچھا اقدام کیا گیا مریم نواز کی جانب سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ملتان میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر بھی رپورٹ طلب کی جائے, انکوائری ہو. آگے بڑھتے ہیں جی. کوئٹہ میں گرین بس سروس کے تحت چلنے والی بسوں کی تعداد جو ہے عوام کی سہولت کے لیے ناکافی ہو گئی ہے. ایئرپورٹ روڈ سے سریاب روڈ تک چلنے والی گرین بسوں میں لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے جس سے مسافروں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اور مسافروں نے حکومت سے گرین بسوں کی تعداد اور روٹس میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا ہے. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں. گرین بس میں اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے محب اللہ. جی محب بتائیے گا. جی بالکل, کوئٹہ میں جو ہے گرین بسز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو کافی پریشانی اور مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہم لوگ بات کریں تو اس وقت کوئٹہ میں صرف 8 گرین بسز چل رہی ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو شہری ہے وہ روزانہ کی بنیاد میں تقریباً 11,000 سے زائد افراد وہ اس میں سفر کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ ایک شہری بھی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. کم سے کم ابھی تو ہار چل رہی ہے, اس کو 50 تک ہونی چاہیے اور اس کو یہاں بلیلی سے بڑھا کر کچھ لاکھ تک ایریا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور یہاں پہ جو ہے اکثر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں وہ اسکول نہیں پہنچ سکتے ہیں, کالج نہیں پہنچ سکتے ہیں, یہی رش کش کی وجہ سے. جیسے بات سنی یہاں پر جو شہری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تعداد جو ہے گرین بسز کی وہ بہت زیادہ کم ہے اور یہاں پہ جو ہے گرین بسز کی تعداد تقریباً یہاں پہ کوئٹہ شہر میں 50 تک ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے یہاں پہ شہری ہے ان کو کافی اس سے سہولیات فراہم ہوگی. اور ساتھ ہی میں یہاں پر شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئٹہ سے کچلاگ اور نواکلی اور کوٹ آباد کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی گرین بسز جو ہے حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ بھی چلانی چاہیے. جی بہت شکریہ محب اللہ, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور اوورآل کوئٹہ میں اس وقت ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے, لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے, لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں. حکومت سے یہی گزارش ہے کہ گرین بسوں کی تعداد بڑھائی جائے. جو اس وقت کوئٹہ شہر میں لوکل بسز ہیں وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں, رش بہت زیادہ ہے تو لوکل بسز بہت پرانی ہو چکی ہیں. ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں گرین بسز میں اضافہ کیا جائے کہ ہمیں اس سے سہولت ہو. اسی پہ ٹائمنگ برابر کر دے. بس بہت ٹائم بعد آتا ہے, 20 منٹ بعد, 30 منٹ بعد, مطلب 5 منٹ بعد آئے گا تو پھر اچھا ہوگا. یہاں پہ کوئٹہ میں سہولت ہے بہت اچھی عوام کے لیے, اور بھی زیادہ آج سرکار سے درخواست کرتے ہیں. گرین بسوں میں اضافہ کر کے باقی روٹوں پر بھی چلائے سر, جیسے پشین ہو گیا, مستنگ ہو گیا سر, مختصر مطلب شاہراہوں پہ چلائے سر. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ کفایت علی. کفایت بتائیے گا کیا کیا مشکلات درپیش ہیں عوام کو اور انتظامیہ اس پر کیوں خاموش ہے, کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ابھی تک؟ جو گرین بسز ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہ ایک اسپیسیفک روٹ ہی ہے جس پر یہ چل رہی ہیں. اور جہاں تک دوسری پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو اس کی حالت زار جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خستہ ہو چکی ہیں. مختلف جو روٹس پر چلنے والی جو لوکل بسز ہیں ان میں سیٹیں نہیں ہیں, پریشر ہارن کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہے, دھواں چھوڑتی ہیں سڑکوں پر, اور جس کی وجہ سے جو گرین بس جب متعارف کروائی گئی تو لوگوں نے ایک بہت بڑا چینج دیکھا کہ کوئٹہ شہر میں ایک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے, قطع کلامی کی معذرت. کفایت علی آپ ہمیں آگاہ کر